स्वागत है दोस्तों हमारी डेली साइंस टेस्ट सीरीज में, जिसमें हम प्रतिदिन साइंस के पिछले वर्षों में आए हुए प्रश्न सॉल्व करते हैं जो आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। हम पहले कंसेप्ट समझेंगे, उसके बाद प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। कोई भी क्वेश्चन रटना नहीं है। यहाँ पर तरंगों के प्रकार समझ लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक है तरंग। तरंग के प्रकार समझेंगे, तरंगों से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और तरंगों के पीछे का कंसेप्ट क्या है वह हम सब समझेंगे और उसके बाद हम सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं डिटेल्स में। यहाँ पर हमारा टॉपिक है वेव। आप सभी ने क्रिकेट मैच तो देखे ही होंगे। क्रिकेट मैच में जब हम देखते हैं ऑडियंस एक क्रमिक तरीके से हाथ उठाते और नीचे करते हैं तो एक वेव नुमा संरचना बनती है, अर्थात वह एक समय अंतराल में हाथ उठा लेते हैं और फिर नीचे रखते हैं, हमें वेव का संचरण लगता है। आइए ग्राफिक्स के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि ये ऑडियंस हैं, एक क्रमिक समय में उठते हैं और बैठ जाते हैं, तो यह जो संरचना है वह वेव की तरह है और इसी को हम ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी के फॉर्म में समझ सकते हैं। डे टू डे लाइफ में सॉलिड्स, लिक्विड, गैसेस और एम्प्टी स्पेस हर जगह तरंग अब प्रवाहित हो सकती है। तरंगें दो प्रकार की होती हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग में ही समझा। एक होती है अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स और एक अनुदिश लॉन्गिट्यूडनल। अब इन चीज़ों को समझते हैं। फ्रिक्वेंसी अर्थात आवृत्ति, पीरियड, वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड। सबसे पहले फ्रिक्वेंसी को समझते हैं। डियर एस्पायरेंट, फ्रिक्वेंसी की परिभाषा अर्थात आवृत्ति की परिभाषा यह है ए नंबर ऑफ कंप्लीट वेव पासिंग ए फिक्स पॉइंट इन ए गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। यदि एक सेकेंड में कोई भी तरंग जितने पूरे चक्कर कर लेती है उसे उसकी आवृत्ति कहा जाता है। यह एक सेकेंड में यदि इसने 5 चक्कर पूरे किए तो इस तरंग की आवृत्ति कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 5 हर्ट्ज। तो एक सेकेंड में तरंग द्वारा पूर्ण किए गए चक्करों की संख्या को कहते हैं आवृत्ति। दूसरा कंसेप्ट समझते हैं पीरियड का। फ्रिक्वेंसी वर्सेस पीरियड। फ्रिक्वेंसी मीन्स आवृत्ति और दूसरा है समय अंतराल। इन दोनों में क्या संबंध है? अब इतनी बात तो कॉमन हो जाती है कि जितनी अधिक आवृत्ति होगी समय अंतराल उतना ही कम लगेगा। एक पूर्ण चक्कर में लिया गया समय पीरियड कहलाता है, अर्थात कोई भी तरंग अपना एक पूरी चक्कर जितने समय में लगा लेती है वह कहलाता है उसका समय अंतराल या पीरियड ऑफ वेव। आइए हम इसको एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। जिस प्रकार से पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और पृथ्वी 365 दिन में अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है, तो पृथ्वी का आवृत्ति का यहाँ पर समय अंतराल क्या हो जाएगा? 365 दिन। वहीं पर चंद्रमा 28 दिन में अपना पूरा चक्कर लगाता है। अब हम समझते हैं वेवलेंथ क्या होती है। वेवलेंथ अर्थात तरंग दैर्घ्य। वेवलेंथ किसी भी तरंग के दो समान बिंदुओं के बीच की दूरी होती है। जैसे कि आप इमेज के माध्यम से समझ पा रहे होंगे, एक तरंग जिसकी वेवलेंथ अधिक है और दूसरे की वेवलेंथ कम है। आइए हम और डिटेल्स में समझते हैं कितनी प्रकार की किरणें होती हैं। एक्सरे जिसकी वेवलेंथ शॉर्टर होती है, विजुअल रेंज एक्सरे से अधिक है और मैक्सिमम है हमारी रेडियो वेव। तो फ्रिक्वेंसी, वेवलेंथ और पीरियड को हमने यहाँ पर समझा। डियर एस्पायरेंट, आइए हम सारे क्वेश्चंस करते हैं। इससे पहले एम्पलीट्यूड और समझ लेते हैं एक बार। एम्पलीट्यूड होता है कोई भी तरंग अपनी आवृत्ति के दौरान मीन पोजीशन से अधिकतम जितनी दूरी पर जाता है वह इसका एम्पलीट्यूड है, आयाम क्या। शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। यह उत्तराखंड PCS प्री GS 2016 का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सी तरंगें यांत्रिक तरंगें हैं। तो जैसे कि हमने कंसेप्ट में समझा, ध्वनि तरंगें यांत्रिक तरंगें हैं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। आइए कंसेप्ट समझते हैं। यांत्रिक तरंगें वह तरंगें होती हैं जो किसी भी माध्यम में जैसे कि ठोस, द्रव और गैस में संचारित होती हैं, जबकि रेडियो तरंगें, एक्सरे तरंगें और प्रकाश तरंगें निर्वात में भी प्रवाहित हो सकती हैं। इन तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगें भी कहा जाता है। तो यांत्रिक तरंगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि तरंगें। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। घटना जो ध्वनि तरंगों में नहीं होती है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है डी, ध्रुवण। पॉलराइजेशन ध्वनि तरंगों में नहीं होता है। आइए इसे कंसेप्ट समझते हैं। व्यतिकरण वह प्रक्रिया है जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगें किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती हैं तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता परिवर्तित हो जाती है। इसे कहते हैं ध्रुवण। यह क्रिया ध्वनि में नहीं होती है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ध्रुवण। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। दो प्रकाश तरंगें परस्पर संबंध कहलाती हैं यदि उनके, तो कोई भी दो प्रकाश तरंग अगर कला में समान हो तो उन्हें परस्पर संबंधित कहते हैं। आइए कंसेप्ट समझते हैं। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं।
प्रकाश में विद्युत वेक्टर के कंपनों को प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत तल में किसी एक दिशा में सीमित कर देने की घटना को प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। और यदि दो प्रकाश तरंगें परस्पर संबंध है तो उनका कलांतर समान होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, कलांतर समान। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। एक्स किरणों का तरंग दैर्घ्य लगभग कितना है? डियर एस्पायरेंट, तरंग दैर्घ्य जैसे कि हमने पहले भी देखा, एक्स किरणों की प्रकाश तरंग दैर्घ्य विद्युत चुंबकीय तरंगों के समान है। इनकी तरंग दैर्घ्य परास 100 एंगस्ट्रॉम से 1 एंगस्ट्रॉम तक है, इसलिए इनमें सभी प्रकार के प्रकाश के गुण विद्यमान होते हैं। परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन तथा ध्रुवण, यह सभी क्रियाएं प्रकाश में भी होती हैं और एक्स किरणों में होती हैं। तो यहाँ पर एक्स किरणों का तरंग दैर्घ्य का मान पूछा गया है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 1 एंगस्ट्रॉम। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। निम्नलिखित में से किस तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है? डियर एस्पायरेंट, हमें इन 4 किरणों में इंफ्रारेड, एक्स किरणें, दृष्टिगोचर तरंगें और रेडियो तरंगें, तो राइट आंसर है हमारे पास रेडियो तरंगें। आइए अब इन सभी तरंगों के बारे में जान लेते हैं। गामा किरणों की तरंग दैर्घ्य 10⁻14 से 10⁻10 तक है, अर्थात यह सबसे कम है। फिर आती हैं एक्स किरणें, एक्स किरणों की 10⁻10 से 10⁻8 तक। फिर परावैगनी किरणें 10⁻8 से 10⁻7, लघु किरणें 10⁻3 से 10⁻1 और दीर्घ किरणें 10⁻1 से 10⁻4। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो डियर एस्पायरेंट, जैसे कि हम जानते हैं 3 प्रकार के कण होते हैं, अल्फा कण, बीटा कण और गामा किरणें। तो गामा किरणों में तो कोई आवेश नहीं होता है, बीटा किरणें ऋणात्मक आवेशित होती हैं। यहाँ पर अल्फा किरणें धनावेशित होती हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, 2He4। बीटा किरणों में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन अर्थात ऋण आवेश आ जाता है, ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन। और गामा किरणों की बात अगर की जाए तो गामा किरणें आवेश से रहित होती हैं, अर्थात यह अनावेशित होती हैं। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। कौन सी तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं? तो डियर एस्पायरेंट, शून्य से मतलब है यहाँ पर वैक्यूम में। तो राइट आंसर है ध्वनि किरणें वैक्यूम में नहीं चल सकती हैं, जबकि प्रकाश तरंगें, ऊष्मा तरंगें और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें हमारी वैक्यूम में चल सकती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ध्वनि। आइए कंसेप्ट को समझते हैं। ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम का होना अति आवश्यक है। ये तरंगें निर्वात में नहीं चल सकती हैं। इसका कारण है कि वायुमंडल में अभाव के कारण, जैसे कि चंद्रमा पर ध्वनि तरंगें संचरित नहीं होती हैं, अर्थात एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से चंद्रमा पर बात नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। निम्न में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं हैं? यहाँ हमें बताना है दी गई किरणों में से कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। तो डियर एस्पायरेंट, अल्फा किरणें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, ऑप्शन ए राइट है। आइए कंसेप्ट समझते हैं। अल्फा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगें कौन कौन सी हमारी? गामा किरणें, एक्स किरणें, परावैगनी किरणें, दृश्य किरणें, अवरक्त किरणें, लघु रेडियो तरंगें और दीर्घ रेडियो तरंगें। ये जो परास हमने आपको बताया है, गामा किरणों से लेकर दीर्घ रेडियो तरंगों तक, यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आती हैं, अल्फा नहीं है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, सीटी स्कैन करने के लिए प्रयोग में कौन सी किरणें लाई जाती हैं? तो सीटी स्कैन डॉक्टर सजेस्ट करता है कि एक आप टेस्ट करवा लीजिए सीटी स्कैन। तो एक इसका पूरा नाम क्या है सीटी स्कैन का? कंप्यूटराइज एक्सियन टोमोग्राफी, जिसे कभी कभी सीटी स्कैन भी कहा जाता है। सीटी स्कैन जिस अंग की करानी होती है उसको पतले टुकड़े एक्सरे के चित्र के रूप में दिखाया जाता है। यह एक्सरे पर काम करती हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। यह किन किन बीमारियों में होती है? यह किसी भी अंग में उपस्थित ट्यूमर, रसौली या अन्य बीमारियों का पता लगाने के लिए प्रयोग की जाती है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। पराश्रव्य तरंगें अल्ट्रावायलेट रेस की रेंज पूछी गई है यहाँ पर। यूपीपीसीएस प्री फिजिक्स कंसेप्ट से 2005 का क्वेश्चन है ये। आइए हम इस प्रश्न के पीछे के कंसेप्ट को समझते हैं, ताकि परीक्षा में इसी प्रकार के बनने वाले और भी प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकें। तो पराश्रव्य तरंगें किन्हें कहेंगे? जिनकी फ्रिक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज से भी अधिक है। 20 किलोहर्ट्ज से अधिक होने वाली आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को पराश्रव्य या अल्ट्रासोनिक तरंगें कहते हैं। मनुष्य की श्रवण सीमा से यह बाहर है। यही कारण है कि जब चमगादड़ उड़ता है तो वह
यह तरंगें छोड़ता है और ये तरंगें वापस आती हैं, किसी वस्तु का पता लगा लेता है वो। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। मानव कान में निम्न में से किस आवृत्ति से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि नहीं सुन सकते हैं? तो यह क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया है। देखिए क्वेश्चन यूपी लोअर पीसीएस में फिर से आ गया है। तो हमने समझा कि 20 किलो हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति वाली आवृत्ति को मनुष्य नहीं सुन सकता। यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है कि मनुष्य की श्रवण क्षमता किन तरंगदैर्घ्य के बीच में है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। याद रहे 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। हर्ट्ज को साइकिल पर सेकंड से भी जाना जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। चमगादड़ अंधेरी रातों में भी उड़ सकता है और अपना शिकार कर सकता है। ये कैसे पॉसिबल है? अंधेरी रातों में वो अपना शिकार कैसे पहचान लेता है? चमगादड़ उड़ते समय स्वयं पराश्रव्य ध्वनियाँ उत्पन्न करता है। पराश्रव्य ध्वनियाँ वह होती हैं जो 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा है, मनुष्य नहीं सुन सकता है उनको। जब यह तरंगें किसी वस्तु से टकराती हैं और तो इन वस्तुओं से परावर्तित होकर पुनः यह चमगादड़ के पास ग्रहण होती हैं, जिससे उसे मार्ग में आने वाले अवरोध के बारे में पता चलता है और वह अपनी रक्षा करता हुआ रात्रि में अपना मार्ग बदल लेता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वे पराश्रव्य ध्वनियाँ निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा मार्ग निर्देशित होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ध्वनि निम्न में से किस प्रकार से चलती है? ध्वनि किस प्रकार की तरंगें हैं? यह क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है और यह अनुदिश तरंग है, अर्थात यह अनुदैर्घ्य की तरह है, उसी दिशा में वाइब्रेट करता है। अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ में एक छोटा सा अंतर है। जब कण माध्य रेखा के ऊपर नीचे वाइब्रेट करते हैं तो अनुप्रस्थ होता है, और जब उसी रेखा के अनुदिश वाइब्रेट करते हैं तो उन्हें कहते हैं अनुदैर्घ्य तरंगें। तो ध्वनि इज ए मैकेनिकल वेव विच इज अनुदैर्घ्य तरंगें। ऑप्शन बी इज राइट हेयर। ये था हमारा यूपी लोअर पीसीएस स्पेशल 2004 का क्वेश्चन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। निम्नलिखित में से एक में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी। डियर एस्पायरेंट, जैसे कि हम ध्वनि के बारे में डिटेल्स में समझ चुके हैं कि ध्वनि को किसी न किसी माध्यम की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पर यह समझ लेते हैं कि ध्वनि की चाल उस माध्यम में सबसे अधिक होगी जिसका घनत्व तो सर्वाधिक होगा। तो सर्वाधिक घनत्व डियर एस्पायरेंट किसका होता है? सबसे ज़्यादा सॉलिड का होता है, सॉलिड के बाद लिक्विड का होता है, लिक्विड के बाद वायु का होता है। तो डियर एस्पायरेंट, दिए गए ऑप्शन में जल की डेंसिटी सर्वाधिक है, सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट हेयर। यदि हम कोई मेटल दिया होता तो राइट आंसर मेटल होता। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। सोनार में हम उपयोग करते हैं। सोनार बेसिकली साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम होता है। इसमें पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। आइए और डिटेल में जानते हैं। सोनार का प्रयोग नौ संचालकों द्वारा किया जाता है। जैसे बड़ी बड़ी सबमरीन होती हैं, नौसेना के जहाज होते हैं, तो वह सोनार के माध्यम से अपनी दिशा का पता लगाते हैं। सोनार की सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानना, उच्च आवृत्ति की पराश्रव्य तरंगें महासागर में भेजी जाती हैं और वहाँ से पता लगाया जाता है कि यह कितने समय में वापस आ रही हैं। मेरियाना ट्रेंच जो विश्व का सबसे गहरा स्थान है, उसका भी अनुमान इन्हीं से लगाया गया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। कॉस्मिक किरणें कौन सी होती हैं? यह बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 2015 का क्वेश्चन है। तो कॉस्मिक किरणें क्या होती हैं डियर एस्पायरेंट? आवेशित कण होते हैं। आइए इसका कंसेप्ट समझते हैं। कॉस्मिक विकिरण में मुख्यतः धनावेशित प्रोटॉन होते हैं। तो कॉस्मिक किरणों को पूछा जाए किस तरह का आवेश होता है, इनमें धनावेश होता है। इस अल्प मात्रा में इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन और गामा रे और फोटोन भी होते हैं, लेकिन बेसिकली अगर यहाँ पर चार्ज पूछा जाए कॉस्मिक किरणों का तो वह धनात्मक होगा और कॉस्मिक किरणें आवेशित होती हैं, तो यहाँ पर क्लियर ही हो जाता है। तो यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। पराश्रव्य तरंग उत्पन्न करने के लिए किसे प्रयुक्त किया जाता है? पराश्रव्य तरंग को उत्पन्न करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं डियर एस्पायरेंट? यह यूपीएससी सीडीएस पेपर 2 का है और इसका राइट आंसर है दाव विद्युत। आइए इसका कंसेप्ट समझते हैं। पराश्रव्य तरंगें यांत्रिक तरंगें होती हैं। पराश्रव्य अर्थात जो हमारी श्रवण क्षमता से बाहर हैं, जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से या 20 किलो हर्ट्ज से अधिक है। इन तरंगों का सबसे पहले गाल्टन ने एक सीटी द्वारा उत्पन्न किया था। मनुष्य के कान इसको नहीं सुन सकते हैं, परंतु जीव, कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, चिड़िया, डॉल्फिन आदि सुन सकते हैं। ध्वनि तरंगें क्या होती हैं? यह यूपीपीसीएस
प्री GS 2002 का क्वेश्चन है, यानी हमें ध्वनि तरंगों के बारे में बताना है। तो यह तो हमने पहले ही समझ लिया कि ध्वनि तरंगों को चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो यह ठोस में भी चल सकती हैं, गैसों में भी चल सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, ठोस तथा गैस दोनों में ही चल सकती हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट हियर। आइए और भी क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ध्वनि के संचरण के लिए जिसका द्रव्यमान या जिसका घनत्व सर्वाधिक होगा उसमें ध्वनि की तरंग की स्पीड उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यदि सॉलिड या मेटल कोई ऑप्शन में हो तो आप उसको सबसे ज़्यादा गति के लिए टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। टेलीविजन प्रसारण में श्रव्य तरंगों को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी कौन सी है? यहाँ पे हमें उस तकनीकी के बारे में बताना है जो टेलीविजन प्रसारण में कार्य करती है। तो डियर एस्पायरेंट, यहाँ पर राइट आंसर है हमारा आवृत्ति मॉड्यूलेशन। सबसे पहले आप मॉड्यूलेशन समझ लेते हैं। मॉड्यूलेशन होता क्या है? मॉड्यूलेशन बेसिकली होता है जब किसी, मान के चलिए आपको एक कागज़ को छत पर पहुंचाना है, आप ज़मीन पर खड़े हैं, आप छत पर भेजना चाहते हैं, तो उस कागज़ में एक पत्थर लपेट के ऊपर भेज देंगे और मैसेज जिसको रिसीव करना है वो पत्थर निकाल के मैसेज पढ़ लेगा। तो यहाँ पर पत्थर ने किसका काम किया? मॉड्यूलेशन का। इसी प्रकार आवृत्ति मॉड्यूलेशन होती है। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगें हैं। दूर संचार के लिए डियर एस्पायरेंट माइक्रोवेव का प्रयोग किया जाता है। आइए इसका कंसेप्ट समझते हैं। दूर संचार हेतु सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान में ऑप्टिकल फाइबर में इन्हीं किरणों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हमने कल देखा था कि भारत सभी महाद्वीपों से एक नेटवर्क के माध्यम से जुड़ा है जिसे कहते हैं इंटरनेट। और यह इंटरनेट किसका है? फाइबर ऑप्टिक्स का। महासागरों में यह केबल बिछी हुई है और सभी आपस में उस केबल के माध्यम से कनेक्टेड हैं और वह केबल फाइबर ऑप्टिक्स की है। यह था हमारा आज का वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए ऑसम डे।